जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं F7 का IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। मैंने टेक्निकल समरी इसकी ली थी नोट्स की IFRS से। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने अगर IFRS से यहाँ के नज़र आई, हाँ IFRS से मैंने डायरेक्ट इसकी समरी ली थी। मगर एक प्रॉब्लम ये रही कि मैं 2012 वाली समरी उठा रहा है और मुझे 2014 वाली समरी रह गई। 2014 सबसे लेटेस्ट इसके ऊपर इसकी अमेंडमेंट्स या समरीज की बनी हुई है, मगर ये 2012 की है। तो इसमें कोई इतना ऐसे बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इम्पेयरमेंट वाला टॉपिक चेंज नहीं हुआ। ठीक हो गया। और अगर वो कभी चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं यार 2012 वाला लिखा है पुराना बढ़ा रहे हैं, नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या, सबसे पहला पार्ट हमने इसका देखना ऑब्जेक्टिव का। हाँ हमें पता था कि हम क्या क्या टॉपिक्स देखते हैं। हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, रिकग्निशन देखते हैं, मेजरमेंट क्राइटेरिया देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या कि आप इंश्योर कर सको, आपको कंफर्म हो जाए यार, पता चल जाए कि एसेट्स आर कैरिड एट नो मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट का क्या मतलब है आपको बताना चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज़ होती है? रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू, कि वो प्राइस जिससे ज़्यादा आप अपना एसेट बेच नहीं सकते। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जो आपका एसेट है, उसको आप मार्केट में सिर्फ 1000 का बेच सकते हो। $1000 का कह लो, 1000 रियाल का कह लो, जितने का भी आप 1000 का बेच सकते हो। तो अगर आप उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या आपकी अपनी पर्सनल अकाउंट्स में उसको आपने रखा हुआ 1500 का, तो 500 जो सा उसको आपने कट डाउन करना होगा। उसको आप इम्पेयरमेंट कहते हो, हम देखेंगे। ये पूरा टॉपिक इम्पेयरमेंट का, इसलिए हम उसको थॉरली देखते हैं हमने किस किस टॉपिक को किस तरह लेके चलना। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपने कोई भी एसेट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा नहीं करना, अकाउंट फॉर करना। आइडेंटिफाई करना कि एसेट इज इम्पेयर्ड। हर साल, हर ईयर एंड पे आपने असेस करना है कि एसेट इम्पेयर हुआ या नहीं हुआ। इंडिकेशंस देखनी, इंडिकेशन दैट एन एसेट मे बी इम्पेयर्ड। बहुत बड़ा लफ्ज़ है इम्पेयर्ड। क्या होता है, बड़ा वाइडर वर्ड है, काफ़ी इसको देखेंगे हमने। आपने टेस्ट करना है इंटेंजिबल एसेट्स, उसकी अगर उसकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है। इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ का मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाली। लिप्टन वालों की ब्रांड जो सा वो इंडेफिनेट है, एटलीस्ट मुझे लगता है इंडेफिनेट है, क्योंकि हर बंदा, या फिर हमारे साउथ एशिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट में हम सब लोग चाय के शौकीन हैं, तो ऐसे वहाँ पे लिप्टन इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ रखती है। ऐसे ही तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ रखती हैं। कुछ ब्रांड्स हैं, KFC हैं, उनको हर कोई जो सा वो, ये नहीं होगा कि एक दिन सब लोग कहेंगे यार बस खत्म, KFC नहीं खानी है। ऐसा नहीं, मुश्किल लगता है ऐसे। कभी मतलब हमारी सोच में नहीं आ रहा ऐसा पॉसिबल होना, लगता नहीं है। उसका आप देखते हो कि उसको आप इंटेंजिबल एसेट जो सा उसका आपके पास प्रॉपर चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप उसको कंपेयर किससे करोगे? उसकी कैरिंग अमाउंट से विद इस रिकवरेबल वैल्यू। अब कैरिंग अमाउंट के कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करना है आपने उसकी रिकवरेबल अमाउंट को। कैरिंग वैल्यू क्या होती है? जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी होती है, ये आपकी वैल्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। रिकवरेबल अमाउंट मैंने आपको पहले बताया था क्या होती है, आपकी मार्केट वैल्यू। ठीक हो गया। पार्ट बी इसका क्या होता है? पार्ट ए हमने टेस्ट किया, पार्ट बी टेस्ट गुडविल एक्वायर्ड इफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर द इम्पेयरमेंट एनुअली इन अकॉर्डेंस विद। हाँ, एक चीज़ जो ये पैराग्राफ 80-99 इन चीज़ों की जरूरत नहीं है आपको। नो नीड टू वरी। क्यों? क्योंकि हम F7 दे रहे हैं, हम P2 देंगे, मगर हम इस तरह का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जिसके हमने पैराग्राफ्स की बात करनी है। तो पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, गलत है। ठीक हो गया, आई एम सॉरी। ओके ठीक है। इफ देयर इज एनी इंडिकेशन दैट एन एसेट मे बी इम्पेयर्ड, रिकवरेबल अमाउंट शैल बी एस्टिमेटेड फॉर द इंडिविजुअल एसेट। कि अगर आपको पता चल गया यार कोई इंडिकेशन नज़र आ रही है, इनर इंडिकेशन हो सकती है या आउटर इंडिकेशन हो सकती है। ठीक हो गया। इसकी इंडिकेशन कैसे होती है? पहली इंडिकेशन होती है कि यार आपको लगता है कि कंपनी का जो एसेट है वो काफ़ी, उसको मतलब जैसे मेरे पास एक, समझ लें मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने 2000 का ख़रीदा था, 2000 का।
अब वो 2000 का जब मैंने ख़रीदा है वो मेरे 2-4 बार गिर चुका है, उसकी स्क्रीन भी थोड़ा साइड से एक तरफ से वो टूट गई है, उसकी जो पीछे फ्लैश लाइट होती है वो भी ब्लिंक नहीं करती है, अब वो भी नहीं चलती, उसका जो कैमरा उसका भी शीशा टूट गया, उसके ऊपर मैंने टेप एक उसकी होती है वो प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है वो लगाई हुई है उसको उसका शीशा बनाने के लिए। उसका जो फ्रंट कैमरा है वो उसके अंदर काफ़ी मिट्टी चले गई है, वो चलता ही नहीं है उसका फ्रंट कैमरे में। आप देखते हो आपको लगता है जैसे आप किसी सहारा डेजर्ट में हो। क्या बकवास है यार ये। एक सेकेंड, सॉरी सर। ओके फाइन। तो आपको लगता है कि यार उसके अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद अगर मैं कहूँ कि यार मेरी जो, अब ये कौन सी इनर इंडिकेशन है, आपको पता चल रहा है कि फिजिकल उसकी डैमेज इतना ज़्यादा हो गया कि उसको वो इम्पेयर हो चुकी है, वो पहले से इम्पेयर हो चुकी है। ठीक है, ये एक प्रॉपर वे है इसका कहना है कि यार इम्पेयरमेंट है। दो तरह से इम्पेयरमेंट हो सकती है ना, एक इनर, एक आपकी प्रॉपर जो सी फिजिकल आपको नज़र आती है कि यार हाँ हो रही है प्रॉब्लम, और एक आउटर होती है। मार्केट में आपने खरीदा था नोट 2, सैमसंग गैलेक्सी नोट 2, आई होप सबको पता ही है उस फ़ोन का। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 आपने एक टाइम पे खरीदा था 2000 का। मैं किसी करेंसी की तरफ नहीं जा रहा, बस वैसे ही बता रहा हूँ, तो 2000 का खरीदा था आपने। अब नोट 4 भी आ चुका है। अब नोट 4 जोन से उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बंदा भी अब नोट 2 को 1000 का खरीदेगा, नोट 3 भी शायद कोई 1000 का मुश्किल से खरीदे, क्योंकि नोट 4 जोन से वही 2100 का है। समझ आ रही? तो इम्पेयरमेंट होगी, इम्पेयर हो गया आपका एसेट। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इम्पेयरमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको हाईलाइट कर दूँ आप लोगों के लिए, तो वो ईजी हो जाएगा आप लोगों को। ये इसका कॉन्सेप्ट है पूरा, मैं पढ़ देता हूँ आपको। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द इंडिविजुअल एसेट, an entity shall determine the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs। कि अगर इंडिविजुअल एसेट पे आप अपना इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं कर सकते तो आप पूरी CGU ले लोगे। CGU मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट। आई होप आपको पता है कैश जनरेटिंग यूनिट का क्या कॉन्सेप्ट है, उनको क्या किस चीज़ को कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। इस टॉपिक का पार्ट नहीं कैश जनरेटिंग यूनिट, मगर आप उसको एक एसेट कह लो, ये डिवीजन है पूरा जिसके अंदर उसके अलग एसेट्स हैं जो कि कैश जनरेटिंग यूनिट इज समथिंग। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CGU इज इक्वल टू अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस which is capable of carrying its own business। कि वो कंपनी से अलग होकर अपना अपना बिजनेस बना सकते हैं, कंपनी से पूरा अलग हो जाएगा, अपना बिजनेस बना लेगा। समझ आ रही? सिंपल इसकी जनरल एग्जांपल लेंगे तो एक बच्चे लड़का 21 साल के, अब वो अपनी अलग कंपनी ही नहीं, अपनी अलग फैमिली बना सकता है, वो भी शायद अपने पेरेंट्स से अलग हो सकता है। तो ये उसका CGU का कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, ये मेरी डेफिनेशन है, इसको आप प्लीज़ कॉपी नहीं कीजिएगा या कहीं लिखने की जरूरत नहीं, वो इतनी अच्छी नहीं है, इससे बेहतर डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। फाइन, यहाँ पे भी दिया हुआ कैश जनरेटिंग यूनिट, वैसे ये अच्छी डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अंडरलाइन कर लूँ, अंडरलाइन करते हैं। क्या कह रहे हैं? A cash generating unit is the smallest identifiable group of assets that generates each cash inflows that are largely independent of the cash inflow from other assets। किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ये वो एसेट्स हैं जो अपना बोझ खुद उठा सकते हैं, जो कि अपना रेवेन्यू खुद बना सकते हैं। ये पॉइंट अब कैसे मेजर करोगे, रिकवरेबल अमाउंट कैसे मेजर करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात तो हम बार बार कर रहे हैं यार, रिकवरेबल अमाउंट क्या रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज़ है? ये रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट
और सी जी यू, इसको मैं आगे से अगर कभी भी लिखूँगा तो मैं इसको लिखूँगा सी जी यू इज़ द हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड इट्स वैल्यू इन यूज़। अब ये क्या चीज़ है फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू मार्केट में आपने जब अपना एसेट खरीदा था तो वो खरीदा था 2000 का, 2000 का। अब इंडिकेशन है कि मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू 1000 है और वो मैं खरीद रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं आपसे खरीद रहा हूँ और मैं किसी और कंट्री में हूँ जहाँ पे आपने मुझे पोस्ट करना है। अब पोस्टेज की फ़ीस है 200, तो ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, इक्वल करोगे 800, तो ये आपकी रिकवरेबल अमाउंट है। अब ये 2000 नहीं लिखोगे आप लिखोगे 800 अपनी रिकवरेबल अमाउंट। और वैल्यू इन यूज़, आपको यार 800 तो काफ़ी कम है। मैं असेस करता हूँ कि ये जो एसेट मेरे पास है, जब मैंने 2000 का ख़रीदा था, परफेक्ट, जो आप कहते हो यार मैंने एसेट जो ख़रीदा था 2000 का, उसको मैं अभी ऐसे बेचूंगा नहीं 800 का। यार 800 का काफ़ी महंगा काम सस्ता काम हो जाएगा, काफ़ी सस्ता है, मैंने इतना महंगा ख़रीदा था। तो अब मैं उसको उसको देखता हूँ, मैं असेस करता हूँ उसकी फ्यूचर कैश लॉस। आप उसकी फ्यूचर कैश लॉस असेस करते हो कि अगले कितने साल तक मैं यूज़ कर सकता हूँ, हर साल मुझे कितना प्रॉफिट आएगा। हर साल आप कहते हो यार मुझे 100 प्रॉफिट आएगा पिछले अगले 10 साल के लिए, तो 1000 उसकी वैल्यू आती है 1000। तो आपकी अब कितनी थी, हायर ऑफ ये रूल है, याद रखिएगा, 1000 और 800। ऑब्वियसली आप 1000 सर्च कर लोगे, आप कहोगे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको सेल आउट नहीं करूँगा। फिर भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हो यार आपने सेल करना है, आप चाहते हो नहीं यार बड़ी सरदर्दी है इसकी, मैंने सेल करना है, आप सेल कर दो, कोई इशू नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है रिकवरेबल अमाउंट का, ठीक है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको याद होना चाहिए यार। हमें रिकवरेबल अमाउंट की बात करें तो उसको किस तरह हमने फ्यूचर में, ठीक है, परफेक्ट। और फेयर वैल्यू की उसने बताया, फेयर वैल्यू क्या होता है। फेयर वैल्यू के ऊपर पूरा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं IFRS 13, मेरा फेवरेट है IFRS 13। इसको मैं तब भी जाके देखूंगा। और हाँ, आप पढ़िएगा क्या चीज़ होती है वैल्यू इन यूज़। मैंने आपको कॉन्सेप्ट इन दोनों का दे दिया कि वैल्यू इन यूज़ और इनका क्या मतलब है। सॉरी क्या चीज़ हो रही है ये, हाँ ठीक, वैल्यू इन यूज़, फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की कितनी कैश फ्लोज आ रही हैं, ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कुछ पता चल गया। फेयर वैल्यू क्या होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे चुका हूँ वो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया बस उसे एक्स्ट्रा डेप्थ में, पढ़ लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा आपको। एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज आप कैसे डिटरमिन करनी है आपने, आप प्रोजेक्शंस करोगे कैश इनफ्लोज कितनी आएंगी, कहाँ से आएंगी, कॉन्टिन्यूइंग यूज ऑफ एन एसेट। प्रोजेक्शंस आप करोगे कैश आउटफ्लोज कितनी है। अब वैल्यू इन यूज के अंदर VIU, ऐसा ठीक है, इस चीज़ को आपने यहाँ लिखना है VIU, ठीक है। अब VIU के अंदर क्या इशू आता है, आप कहते हो कैश इनफ्लोज, अब CI कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लोज जो सी 2000 की हैं, कैश आउटफ्लोज जो सी 1200 की हैं, ओके 1200 की हैं, तो आपका आंसर आता है 800 का, ठीक है, परफेक्ट। फिर नेट कैश फ्लोज आप देखते हो, ये सारा कुछ आपने देखना है। फ्यूचर कैश फ्लोज आपने एस्टिमेट करनी है और ये सब चीज़ें, आई डोंट थिंक इतना कोई इशू है, परफेक्ट। हम मज़े वाले टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका आप कहते हो हमें रिकग्नाइज करना है, रिकग्नाइजिंग एंड मेजरिंग एन इम्पेयरमेंट लॉस। अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट, दिस रिडक्शन इज कॉज्ड एन इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स? एन इम्पेयरमेंट लॉस, मैं आपको मैं अपनी डेफिनेशन लिख के बताता हूँ, वेट अ सेकंड। हाँ, एन impairment loss, I'm sorry, loss occurs when the carrying value exceeds its recoverable amount। तो अब क्या रूल है, ये रूल है carrying value exceeds recoverable amount। कभी भी ये सीन होता है तो ये हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका।
रिकवरेबल अमाउंट कभी भी, कैरिंग वैल्यू क्या होती है पता? एक सेकेंड, कैरिंग वैल्यू क्या होती है अंदाजा? जो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड की होती है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? आइदर इट्स फेयर वैल्यू और इट्स वैल्यू इन यूज। ऐसे ही हमने भी पीछे देखा, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज होती है। परफेक्ट, ये चीज़ आपने सोच एस कर लेनी है। हाँ, इसका रूल क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्पेयरमेंट लॉस आप रिकग्नाइज कैसे करोगे? CGU पे, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि CGU के ऊपर ही हम सारी बातें करते हैं। CGU कोई बहुत कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, CGU मेरे गॉड क्या चीज़ है ये, एक डायनासोर नहीं। ये हमेशा वो आपको CGU बोलेगा, आपको ही नहीं बोलेगा कि इंडिविजुअल एसेट है, नहीं, मुश्किल है। आपको उसने हमेशा CGU ही कहना है। आप समझो ये एसेट है, ठीक है, एसेट कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो अब डराएगा आपको कि यार CGU की यूज़ होती है। पहली चीज़, सबसे पहले आपके पास इम्पेयरमेंट लॉ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मैं नंबर्स के साथ करता हूँ कि आपके पास एक एसेट है, सॉरी, ठीक, आपके पास एक एसेट है जिसकी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है, आपके पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू है 1000, आपकी कैरिंग वैल्यू है ये, और उसकी रिकवरेबल अमाउंट आपने असेस की है 800 है की, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा? इम्पेयरमेंट लॉस है 200 का, ऐसा ही है, 800 माइनस 1200। तो 200 जो सबसे पहले आपने गुडविल का, अगर उस एसेट की कोई गुडविल है तो सबसे पहले गुडविल को हिट देनी है। समझते हैं गुडविल 100 है, तो 100 में से आपने 100 माइनस किया, आपकी गुडविल रह गई 0, और आपके पास बैलेंस कितना बचा इम्पेयरमेंट लॉस का? 100। ऐसे ही अगली चीज़ जो आएगी कि आपने उसको प्रो राटा बेसिस पे लेके आना। प्रो राटा बेसिस मतलब आपके पास CGU के अंदर 5 एसेट हैं, आप कहते हो 1, आप कहते हो 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, क्या आंसर आता है? 20। अब ये 20 हर एक एसेट, आपके CGU के अंदर 5 एसेट है, अब पांचों एसेट को 20 20 20 20 20 पांचों की हिट मिल जाएगी, पांचों को 20 20 की हिट देनी है। आई होप क्लियर है, ठीक। गुडविल, 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 ये वही कॉन्सेप्ट है इसका गुडविल का। आप कहते हो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए गुडविल की CGU विद टू विच गुडविल हैज बीन एलोकेटेड मे बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग एन पीरियड। तो इसने कहा गुडविल हैज बीन एलोकेटेड मे बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग आप कभी भी कर सकते हो। आपको पता है गुडविल की इम्पेयरमेंट हम करते हैं, तो आप गुडविल की इम्पेयरमेंट किसी भी टाइम कर सकते हो जब आपको दिल चाहे, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। और पूरे CGU के भी आप डिफरेंट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो सकती है डिफरेंट टाइम्स पे। इस तरह नहीं है कि यार एक टाइम पे अगर आपने 31 दिसंबर को किया तो आपने हमेशा 31 दिसंबर को करनी नहीं, आपकी मर्जी, मगर आपने साथ में एक बार करनी है। द स्टैंडर्ड परमिट्स मोस्ट रीसेंट डिटेल कैलकुलेशन एंड मोस्ट प्रीसीडिंग period of recoverable amount in CGU to which goodwill has been allocated to use in the impairment test for that unit in the current period provided specific certain criteria are met। तो ये टॉपिक हमारे अब 7 से इतना ज़्यादा रिलेटेड भी नहीं है, तो आई होप यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है जिसको हमने देखना था, और हमने देखना कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कैसे होती है। अब इसके ऊपर IAS 36, इसके ऊपर इंशाल्लाह कल या परसों मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जो कि कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन बेस्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास हो गए, ओके। कैलकुलेशन बेस्ड, आपको कैलकुलेशन आपकी समझ आ गई, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए, और अब हम इसके नंबर्स के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे ज़्यादा दे दिया, आई होप समझ आया होगा, आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल के लिए ज़्यादा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।